आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार और पार्श्व गायक राज पंडित से जी श्याम की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं गायक और कंपोजर राज पंडित। स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यहाँ इस स्टूडियो में आकर ऐसा लग रहा है कि एक मेरे म्यूज़िकल जर्नी में एक माइलस्टोन पूरा हुआ है। क्योंकि बचपन से ही जब रेडियो का नाम सुनते थे और जब पता चला कि रेडियो क्या होता है, सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती का ही नाम आता है। जिस हिसाब से आपने हमारे जो म्यूज़िकल लेगेसी हमारे देश की, उसको आपने ज़िंदा रखा हुआ है अभी तक, और इतना कमाल का आप काम कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर ये इम्प्रेशन जो है आप एक अच्छा लेकर जाएंगे निश्चित रूप से, और आपकी बातें भी जो हैं हमारे श्रोताओं तक बड़े ही प्यार के साथ पहुँचेगी, ये भी हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। आपने अपनी आवाज़ और अपनी गायकी से निश्चित रूप से लाखों लोगों को अपना जो है फॉलोअर बना लिया है कह लीजिए, या एक ऐसा गायक बना लिया है जिसे लोग बार बार सुनना चाहते हैं। युवा पीढ़ी के एक चहेते और उभरते हुए कलाकार के रूप में आप जाने पहचाने चिन्हे जाते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग से आपके पास ये आया है, या आपने अपनी रुचि से इसे अपनाया है, या आपको बचपन से ही गायकी का या संगीत का शौक रहा है? शौक तो बचपन से ही रहा है, बिकॉज इसका कारण ये भी है कि मेरी जो मदर है वो एक कश्मीरी फोक सिंगर है, नीरजा पंडित उनका नाम है। तो बचपन से ही जो मेरे खिलौने होते थे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। तो बड़े ही म्यूज़िकल माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और उनके कारण म्यूज़िक से जुड़ाव जो था बहुत शुरू से रहा। ना केवल गायकी बट इवन मेरा जो पहला इंस्ट्रूमेंट था, मैंने तबला सीखना शुरू किया 4 साल की उम्र में। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर देखी कि इसको रिदम का एक अच्छा सेंस है उस उम्र में, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो देन इसको फॉर्मल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उन्हें ये पता था कि अगर म्यूज़िक सीरियसली करना है आगे जाके, या सीखना है शौक के लिए भी, तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस मामले में काफ़ी लकी रहा कि मैंने बचपन से ही ना केवल शौक के लिए बट एज अ डिसिप्लिन ऑल्सो म्यूज़िक को अपनाया। तबले के साथ साथ गायकी का भी जो तालीम थी गायकी की, वो भी अपनी मदर से बेसिक्स मैंने सीखना शुरू किया क्लासिकल की। और स्कूल के साथ साथ वो जो म्यूज़िकल जर्नी थी वो साइमल्टेनियसली लकीली चलती रही मेरे लिए जी। और जैसे जैसे मैं सीखता गया, जैसे जैसे मैं देखता गया, उतना ही मेरी जो रुचि थी वो बढ़ती गई इसमें। और आई थिंक स्कूल ख़त्म होने तक मुझे पता था कि ये एज अ प्रोफेशनल मुझे कुछ अगर करना है लाइफ में तो वो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ ही करना है, ये मैंने तय कर लिया था। और ऐसे ही लोग जो थे आसपास जुड़ते गए, मुझे गाइड करते रहे, काफ़ी सुरीले लोग और काफ़ी अच्छे मेंटोर्स मुझे लकीली मिले ग्रोइंग अप। तो आई थिंक सीखते सीखते आदमी चीज़ें करता है, और मैंने हमेशा से वही अपना एक अप्रोच रखा है कि जहाँ भी मैं जाऊँ मैं बस सीखूँ, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो या ट्रेनिंग के लेवल पर हो। तो संगीत का जो है वो आप तो जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि इसमें सिर्फ सलीम सर जो है, सलीम मर्चेंट सर कहते हैं कि इसमें एक ऐसा समंदर है कि इसमें सिर्फ तैरना नहीं होता, इसमें डूबना पड़ता है। तो मैं बस कोशिश वही कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सीखता रहूँ और अपने आप को बेहतर कर सकूँ म्यूज़िक में। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। संगीत ऐसा ही है, ये मोहब्बत है, ये इबादत है, और वो आप कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी बातचीत में हमने तय किया था, जो वादा किया था कि आप कुछ गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे, और कुछ अपनी पसंद के गीत हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे। राज जी, जहाँ तक हम आपकी परवरिश की बात करते हैं, माता जी का नाम आपने लिया है यहाँ पर, और पिताश्री जो हैं अशोक पंडित जी फिल्म इंडस्ट्री से बरसों से जुड़े रहे हैं, टीवी पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोडक्शंस किए हैं, और एक निर्माता के रूप में वो चिन्हे जाते हैं पूरे देश में। और पिताजी का असर कुछ आप पर कितना पड़ा है, बताएंगे? बहुत ज़्यादा। मैं दोनों ही अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, अलग अलग तरीक़ों से। उनकी जो एक ख़ास क्वालिटी मुझे ये लगती है कि उनकी जो ऑनेस्टी है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स में हो या अपने काम के प्रति हो, वो काफ़ी मैंने उनको देखा है बड़ी मेहनत करते हुए। मैंने हमेशा उनको फोकस्ड देखा है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हुए देखा है। तो आई थिंक वो जो इन्फ्लुएंस बचपन से रहा है कि जब मैं भी अपने संगीत को लेकर अगर सोचता हूँ तो मैं बस अपने वो ब्लिंकर्स लगा के मैं बस फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि जो आपका पैशन है आप उसको लाइटली ना लें, उसको बहुत सीरियसली लें। वो मैंने उनसे सीखा है। और आई थिंक वही है कि आपका जो पैशन को जब आपको प्रोफेशन बनाना पड़ता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग
अक्सर खो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हैंडल कैसे करें। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे दोनों पेरेंट्स इसी इंडस्ट्री से हैं और उनकी जो गाइडेंस मुझे लगातार मिलती रही ग्रोइंग अप, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी कला के साथ साथ जो इंडस्ट्री के नियम कायदे हैं उसका भी आप पालन करते हैं। इसी वजह से वो बैलेंस बराबर हो पाता है, वरना सिर्फ रुचि रह जाती और बिजनेस रह जाता। लेकिन दोनों के साथ में कलात्मक जो प्रस्तुतियां आपकी होती हैं वो प्रभावित करती हैं और यही वजह है कि गल्ला तेरियां जो है वो आपका बहुत लोकप्रिय हुआ। ये पहला था या इसके पहले भी आपने कुछ सॉन्ग ऐसे गाए थे जो स्क्रीन पर नजर आते हैं? गल्ला तेरियां मेरा दूसरा इंडिपेंडेंट सिंगल था। मैंने एक्चुअली 2012 में मैंने सलीम सुलेमान जी को ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। अच्छा। हाँ, जैसे ही मेरा 12th का मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, मैंने कहा डिग्री करने के साथ साथ कुछ इंटर्नशिप मैं करना चाहता था उनके साथ, उनसे सीखना चाहता था, बिकॉज उनका म्यूज़िक मुझे बड़ा प्रभावित करता है। शुरू से ही मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनके संगीत का। तो मैंने जब उनको अप्रोच किया कि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कुछ डेमोज मैंने सुने जी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आइए, हम स्टूडियो में एज एन इंटर्न आप शुरू कीजिए। और फिर वो दिन है और आज का दिन है मेरा उनके साथ जो 12 साल का एक संबंध रहा है वो बढ़ता ही चले गया उसके बाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये संबंध यूं ही बने रहेंगे। सलीम सुलेमान जी, उनके साथ मैंने काफ़ी बैकग्राउंड स्कोर्स पर काम किया, काफ़ी उनकी फिल्मों में जो गाने होते थे उसकी प्रोडक्शन पर काम किया और फिल्मों के गाने भी गाए उनके लिए। जैसे एक फिल्म आई थी जो मेरा पहला फिल्म का गाना था, वो एक फिल्म थी रब्बा मैं क्या करूं। बहुत ही छोटी लेवल की फिल्म थी बट मेरे लिए बहुत बड़ी थी बिकॉज उसमें उनका संगीत था और अमिताभ भट्टाचार्य जी के लिरिक्स थे और आपकी आवाज़ थी और मेरी आवाज़ थी। मैंने एज ए स्क्रैच गाया था वो, बिकॉज हम स्टूडियो में जब गाना बना रहे थे तो सलीम सर यूजुअली अक्सर गाते हैं अपना गाना एज अ क्यू ट्रैक, जो सिंगर आते हैं उनके लिए। बट इस बार उन्होंने कहा कि राज तुम ट्राई करो ये गाना। अच्छा, व्हाई नॉट सिंग इट। क्या बात। एज अ स्क्रैच भले ही सही बट आप गाइए। तो उससे मेरी भी जो एक माइक के सामने गाने की जो प्रैक्टिस होती है वो भी शुरू हुई उससे। तो मैंने गाया वो स्क्रैच और वो सबको इतना अच्छा लगा कि वो फाइनली हो गया गाना, फिर फिल्म में ले लिया गया। फिल्म में लिया गया। अरे वाह, बधाई हो आपको। और अपने श्रोताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये पहला गाना जो है जो राज जी ने गाया है हम आपको सुनवाएंगे उन्हीं की आवाज़ में। जी, तो बहुत ही मतलब वो मेरे लिए बड़ा मोमेंट था कि यार मैंने सोचा भी नहीं था कि ये फाइनल होगा और मैंने तो बस अपने सही नीयत से मैंने अपनी प्रैक्टिस सोचकर मैंने गा दिया गाना। हाँ जी। पर वो लकीली जो फिल्म के जो हीरो थे उनकी भी पहली फिल्म थी और यंग फेस था, तो मेरी जो आवाज़ थी वो भी उनसे मैच कर गई। क्योंकि अक्सर फिल्म के म्यूज़िक में वो बहुत ज़रूरी होता है देखना, प्लेबैक में जिस पर पिक्चराइज हो रहा है गाना उस पर वॉइस सूट भी कर रही है कि नहीं, भले सुनने में अच्छा लगे बट वो विजुअली भी अपील करना चाहिए। तो आई वाज वेरी लकी दैट वे कि वो हुआ। और फिर होना बहुत ज़रूरी है ना जी। तो उसके बाद फिर ऐसे कई सारे गाने जो मैंने स्क्रैचेस की तरह गाए। एक फिल्म आई थी वेडिंग पुलाव, उसमें एक गाना था लगन लगी और एक गाना था ओ जानिया जो श्रेया घोषाल जी और सलीम मर्चेंट सर ने गाया था। उसके साथ मैंने भी एक पार्ट उसमें गाया था। वाह, वो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक जो हमारे 2016 का जो आईपीएल था, अभी हम ऐसा करते हैं कि अच्छा गाना चलिए ठीक है, ये जो गीत है रब्बा मैं क्या करूँगा, हाँ जी, ये आप हमें पहले सुनाइए। बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। इस गीत को हम भी सुनते हैं और अपने श्रोता साथियों को भी सुनाते हैं। यारा बड़ी दिल दरिया है ये चाहते, जिंदगी का एक जरिया है ये चाहते, बूंदों में नदियां है लम्हों में सदियां है, नजरें उतारूं या सजदा करूं, रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं, हाय रब्बा मैं क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। बिल्कुल क्लैप करने का मन किया मेरा और मैंने बिल्कुल किया भी। और जो भी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में जो एक कशिश भी है और जो एक फिल्मी एक अंदाज़ होता है, जैसे गायकी एक अलग नज़र आती है, लेकिन आपकी गायकी में जो एक ट्रेडिशन है फिल्मी गायकी का, बिल्कुल वो नज़र आता है। तो इसे अलग से सीखना पड़ता है या फिर ये कैसे होता कैसे है ये? आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं हिंदी फिल्म म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने जो मेरी जो इनिशियल इन्फ्लुएंस म्यूजिकल रहे हैं वो हिंदी फिल्म के गाने ही रहे हैं। मैंने अंग्रेज़ी म्यूज़िक कॉलेज में आकर सुनना शुरू किया। तो हमारे जो सिंगर्स रहे हैं, उदित जी हों या कुमार शानू जी हों या सोनू निगम सर, शान सर, इन लोगों को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो वो जो प्लेबैक का जो एक आई थिंक जो अंदाज़ होता है वो नेचुरली मेरे में कहीं ना कहीं है
और आई थिंक जब हम खुद के भी गाने जब मैं गाता हूँ तो एक नेचुरली ऑर्गेनिकली वो अंदाज आ ही जाता है उसमें ज़्यादा फिल्मी अंदाज है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपके गायकी का अंदाज, गायकी तो आपकी बेस्ट है और सुपर्ब है, और निखरेगी जितना आप चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन खास बात यह है कि अभी पहली बार सुनते हुए आपको ये महसूस हुआ मुझे कि ये तो बिल्कुल फिल्मी जो हीरोज के लिए आवाजें होती है। कुछ आवाजें आपको भी पता है इंडस्ट्री में, आवाजें कुछ हीरोज के लिए होती हैं। आप गायक अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हीरोज के लिए या कैरेक्टर के लिए आवाजें होना कठिन होता है। वो गायकी का अंदाज होना वो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो लेकिन आप में बड़ी ही आसानी से मिल गया हमें। थैंक यू। मैं वो एक कोशिश करते रहता हूँ कि जितना हमारे जो सिंगर्स हैं उनको सुनकर जितना आदमी सीखता है, आई थिंक वो किसी स्कूल में आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि इवन पुराने जो सिंगर्स हमारे लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं, किशोर दा हो या रफ़ी साहब हो, उनको सोनू निगम सर जैसे सिंगर्स ने असेस किया है, उनको उनसे सीखा है। और आई थिंक वो जो लेगेसी है वो चलती आती है। जैसे हम जो यंग सिंगर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, वो हम उदित जी, सोनू जी, शान सर, के जी, उनके जो गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं उससे आप सिर्फ सुनकर कितना सीख सकते हैं। आपकी बातचीत से ये जाहिर हो जाता है कि पुरानी परंपरा को बनाए रखना है, संगीत की पुरानी परंपरा को, और यही आपकी मंशा भी है। और ये एक उम्मीद जगाती है संगीत के क्षेत्र में। जैसे शम्मी कपूर के लिए जब रफ़ी साहब गाते थे जी, तो ऐसा लगता था कि वो शम्मी कपूर जी ही गा रहे हैं। बिल्कुल। किशोर कुमार जब देवानंद जी के लिए गाना गाते थे जी, तो ऐसा लगता था कि देवानंद गा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक एडॉप्ट करना पड़ता है कि वो उनका जो स्टाइल है, उनका जो अंदाज है, अपनी गायकी के साथ मैच भी करे वो, और हमारी गायकी भी कहीं से कमज़ोर ना हो, हम अपने आप को भी इस्टेब्लिश कर सकें। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जब वो वर्ड्स को समझकर उसको एक्सप्रेस करते हैं, ना केवल सिर्फ धुन में गाना या सिर्फ ट्यून में गाना, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ग्रास्प कर सकूँ, और जब कोई नया गाना गाने का मौका है तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट भी कर पाऊँ। और उसी तरह जैसे उदित जी, जैसे उनकी आवाज़ जब शाहरुख खान जी पर आती है, या सोनू निगम जी की शाहरुख खान पर आती है, या अरिजीत सिंह की रणबीर कपूर पर आवाज़ आती है, तो लगता है कि ये एक्टर ही गा रहा है। बिल्कुल। तो वो जो एक उनमें एक वर्सेटैलिटी भी है इन सिंगर्स में, जो किसी भी तरह का गाना गा सकते हैं, और वो उसको संगीत की समझ भी पूरी तरह की है। जी बिल्कुल। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे वो इम्बाइब कर सकूँ अपने गानों में भी। हाँ, वाइब कर सकूँ। वाइब आपने कहा तो एक आपका सॉन्ग बड़ा ही हिट और पॉपुलर है, और बड़ा ही रंगीन सा नजर आता है स्क्रीन पर। गायकी तो है ही उसमें अच्छी, वो थोड़ा सा सुनाइए ना, याद बिल्कुल। है तो। ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट गाना था, सिंगल था जो मैंने रिलीज ये किया था। इंडिपेंडेंट आपका सिंगर के रूप में? हाँ जी, नॉट एज अ सिंगर बट एज अ कंपोजर ऑल्सो। कंपोजर भी? अच्छा, इसके कंपोजिशन भी हाँ आप जी, ही? कंपोजिशन भी मेरी है। तो ये मेरा पहला गाना रिलीज हुआ था 2021 में, जब से मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जर्नी शुरुआत की, इसी गाने से की। तो मैं इसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नई जनरेशन है जो म्यूजिक को पसंद करती है, ये पुराने के साथ नए का जो है फ्यूजन पसंद करती है, या नया कुछ और ही होना है? आप क्या समझकर गीत बनाते हैं, गाने बनाते हैं, कंपोजिशंस करते हैं, या गाते हैं उस अंदाज में? तो जो नए जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, लिसनर्स, उनको पसंद आए, ऐसा क्या कुछ करते हैं आप? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि गाना किसी भी जॉनर का, किसी भी स्टाइल का हो, जब तक उसमें मेलोडी स्ट्रांग नहीं होती तब तक वो गाने आई डोंट थिंक ज़्यादा देर तक चलते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उसका अंदाज भले ही कैसा भी हो, उसकी जो मेलोडी है वो मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रांग रहे, वो बरकरार रहनी चाहिए। बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल। और आप उसको साउंड से सजा सकते हैं,
बट उसके जो सोल है धुन में ही होती है, उसके जो लिरिक्स में होती है। आत्मा खत्म नहीं होनी चाहिए किसी भी एक गीत की, किसी भी संगीत की। बिल्कुल, इसका ध्यान आप रखते हैं। मैं तो कोशिश उससे नया और पुराना फिर नहीं होता। वैसे फिर वो लाइंस ब्लर हो जाती है ना वो। एनीवे आजकल जो पुराने अंदाज के गाने भी कई नए वेब सीरीज में आए, जैसे कला के गाने थे जो बड़े ही, बिकॉज वो पीरियड एक वेब शो था, ये फिल्म थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके गानों का अंदाज भी बड़ा ही पुराना 60s और 70s का था, और वो आज की जनरेशन के साथ भी काफी पॉपुलर है। और पसंद किया उन्होंने उसको। आजकल हम रील्स देखते हैं उस पर मैक्सिमम उसी अंदाज के गाने यूज हो रहे हैं या लोग पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक कोर मेरा बिलीफ यही है कि जब तक आपकी मेलोडी स्ट्रांग है, आपके शब्द जब तक आपकी जो पोइट्री है वो स्ट्रांग है, तो रिदम और जो वो बीट्स हैं तो उसका अंदाज कैसा भी हो, लोग भी उसको लैच ऑन आई थिंक करेंगे ही पसंद करेंगे। और साउंड से सजाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि साउंड से सजाया जाता है। तो अभी साउंड भी एक मायने रखता है। पहले गीत, संगीत और मेलोडी जो थी वो तो थी ही, साथ ही साथ आज के इस दौर में ये पाया जा रहा है कि साउंड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुनने का जो एक एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग हो गया है कानों में। आप स्टीरियोफोनिक तो अब पुराना हो चुका, अब एटमॉस से लेकर और भी दूसरे जो है इफेक्ट्स के साथ में जब आप सुनते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपके पास में वो सजावट के लिए कुछ और सामान, कुछ और साउंड्स भी रहें। शायद यही कारण है कि ये थोड़ा बदला नज़र आता है, लेकिन अगर मेलोडी उसमें है तो वो जिंदा रहेगा और सालों तक जिंदा रहेगा, और सालों साल जिंदा रहेगा। बिल्कुल, क्या बात है। बातचीत में रस भी है, सुर भी है, लय भी है, ताल भी है। बस जो आपने बात कही है मेलोडीज़ की, और जो आपने बात की है ऐसे गाने जो हमेशा बने रहते हैं, ऐसा ही एक आपकी पसंद का गीत जो आराधना फिल्म का है, जिसे गाया किशोर कुमार ने है, संगीत एस.डी. बर्मन का है। मैं ये चाह रहा था, गीत आपसे हमने बहुत सारे गवा लिए हैं, आप अपने पसंद के गायक का नाम बताइए जो आपको खूब पसंद है और जिन्हें आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। मतलब लिस्ट तो खैर हाँ जी, बहुत लंबी है, लंबी होगी, पर उनमें से एक मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं, वो है अरिजीत सिंह। आई थिंक उनकी जो वर्सिटैलिटी है, उनका जो गाने का अंदाज है, आई थिंक बहुत ही, मैं जब उनके साथ पहली बार मैंने जब काम किया, उनको स्टूडियो में जब देखा काम करते हुए, आई वॉज माइंड ब्लोन। मतलब मैं ऐसा प्रोसेस और ऐसा आर्टिस्ट बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलता है, ऐसा सौभाग्य मिलता है कि ऐसे लोगों के साथ आप काम करें। तो उनके गाने तो खैर हम सभी सुनते हैं, हम सभी को पसंद आते हैं, बट उनको जब मैंने स्टूडियो में काम करते हुए देखा, उनके साथ जो कोलैबोरेट किया, मेरी उनके लिए जो इज्जत थी वो 100 गुना बढ़ गई। बिकॉज एक तो बहुत सीखे हुए सिंगर हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल, और म्यूज़िक के अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं है। ही इज़ सो फोकस्ड अबाउट द वर्क, अबाउट म्यूज़िक। नॉर्मली अक्सर क्या होता है, मैं जब अपनी मदर के साथ भी स्टूडियो सेशंस में जाता था बचपन में, रिकॉर्डिंग्स में जाता था, उनको अकम्पनी करता था, तो पहले तो बातचीत होती है, फिर इधर उधर की गॉसिप होती है, फिर इसका गाना चला कि नहीं, उसकी फिल्म चली कि नहीं, ये सब बातें जो अक्सर लोग करते हैं। बट उनका, अरिजीत जब स्टूडियो में आए, वो उन्होंने, हमारे स्टूडियो में गिटार था, उन्होंने गिटार लिया, गाना सुना, और वो बार बार गाने को सुनते गए और उसको अपने जहन में बिठा लिया। ही वाज प्लेइंग द गिटार अलॉन्ग, ही वाज सिंगिंग, वो गुनगुना रहे थे और गाना सीख रहे थे। उनकी जो सीरियसनेस थी काम को लेके और म्यूज़िक को लेके, वो देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने आई थिंक उनके जैसा सिंगर बहुत कम आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में है। और आई थिंक टिल डेट उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अच्छा अभी उनका टाइम चल रहा है और 1-2 साल की बात है, फिर कोई नया अरिजीत आ जाएगा, ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में जो बातें चलती हैं, बट देयर इज़ नो वन हु कैन आई थिंक रिप्लेस हिम। आज भी जब उनके गाने सुनता हूँ, चाहे वो नए हों या उनके शुरुआती दिनों के गाने हों, उनकी जो रेंज है, ना केवल म्यूजिकल रेंज बट इवन अक्रॉस जॉनर्स एंड स्टाइल्स, वो एक हार्ट ब्रेक का गाना भी उतने ही अच्छे बखूबी गाते हैं जैसा वो एक डांस गाना गाते हैं, या जैसा वो एक क्लासिकल गाना गाते हैं, या एक गज़ल स्टाइल का गाना गाते हैं। तो मेरे तो वो फेवरेट सिंगर हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना उनकी चीज़ें मैं सीख सकूँ उनसे और अपने गाने में उतार सकूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि वो हो पाए। आपकी पसंद का उनका गाया हुआ अपने श्रोताओं को आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? 2 साल पहले एक फिल्म आई थी द पावर, जिसके स्टारकास्ट थी विद्युत जम्वाल और श्रुति हसन। उसमें सलीम सुलेमान जी का संगीत था, अच्छा, और कुमार जी के लिरिक्स थे। उसमें गाना मैंने उनके साथ गाया था जी, जिसका नाम था ओ साइयां। तो वो गाने में उनकी भी आवाज़ थी और मेरी भी आवाज़ थी, और मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं उनके साथ जो आप क्रेडिट्स में अपना नाम देखते हैं अरिजीत सिंह के बगल में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो। और आई थिंक मेरा बहुत स्पेशल गाना है पिछले कुछ सालों का, तो मैं उसी गाने की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ।
जी ज़रूर। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। मेरे हाथों में है एक दुआ, हो उसे सुन रहा है वो खुदा। वादे मेरे पक्के वे तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभावा चंगियां। ओ साइयां सुन ले तू मेरी अर्जियां है। ओ साइयां सुन ले तू मेरी अर्जियां। क्या बात है, सचमुच वो सोल कहते हैं ना कि एक गीत में है, और आपकी आवाज़ में जब सुन रहे हैं तो इस पूरे स्टूडियोज़ में लग रहा है माहौल। अगर पूरा सुना देते आप तो आगे शायद बात और नहीं हो पाती। हम पूरे ध्यान में मग्न हो जाते। तो इस ध्यान से मैं फिर से अलग हटता हूँ आपकी बातों के साथ में और आपकी यादों के साथ में। आपको कुछ ऐसा याद है बचपन का जिसने आपको संगीत से या तो दूर करने की कोशिश की हो या फिर संगीत के नज़दीक लाने में मदद की हो? दूर तो खैर बहुत मुश्किल था मुझे संगीत से करना, बिकॉज तबला भी सीख रहा था, फिर मैंने पियानो सीखना भी शुरू किया। कुछ और ख्याल आया हो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ? रुचि खैर म्यूज़िक के अलावा मेरी एक्टिंग में बहुत थी, क्योंकि मैं एक फिल्मी परिवार से हूँ। तो जब डैड शूट पर जाते थे या डायरेक्ट करते थे, उनकी जब शूट होती थी सीरियल्स की या फिल्मों की, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी एक्टिंग करूँ। हालांकि ट्रेन नहीं हूँ मैं सीखा नहीं है एक्टिंग मैंने, बट उनकी एक फिल्म थी या उनके कुछ एक आध टीवी सीरीज थे जिसमें उन्होंने मुझे मौका दिया एज अ चाइल्ड एक्टर। वो एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया। बिकॉज जब एक सेट के माहौल में आप आते हैं, एक लोकेशन पर आते हैं, जब लोगों को काम करता देखते हैं, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है मेरे हिसाब से उस उम्र में खासकर। बिल्कुल पड़ता है। तो जब मैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ अभी शूट करता हूँ तो वो जो अनुभव मेरा बचपन का था, कैमरा के सामने होना और लोकेशन पर होना, सेट पर होना, वो मुझे बड़ा अभी काम आता है। बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो एक्टिंग में काफ़ी रुचि है मेरी, मैं सीखना भी चाहता हूँ और हो सके तो करना भी चाहता हूँ। और भी अपने म्यूज़िक वीडियोज़ के अलावा, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो वीडियोस में तो आप एक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, कोशिश करता और आपकी गायकी तो आपके साथ रहती ही है। जी। साथ के कलाकारों के साथ भी आपका जो मोमेंट होते हैं, हाँ जी। वो बड़े ही प्यारे होते हैं, देखने लायक होते हैं। जी। और एक पूरी कहानी कहता है एक गाना, बिल्कुल। और उस कहानी में जो इमोशंस होते हैं वो नज़र आते हैं आपके चेहरे पर। वही मैं कह रहा था हाँ आपसे जी। कि अभिनय की ओर भी आपका रुझान था। बिल्कुल, हमेशा से था। और जी जी। वही कारण है कि आप जब म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं हाँ जी। तो उसमें वो आपकी एक्टिंग, आपकी चाहत नजर आती मैं है, सारी बड़े ही प्यार से भड़ास नजर निकाल आती देता हूँ मैं म्यूज़िक है। नहीं, वीडियोज़ बड़े में। ही प्यार से नजर आती है, यही Thank you, वजह है। जी। और अभी हम सुनना चाहेंगे वो जो गल्ला तेरियां हाँ जी। जो है, उसके जो मुखड़ा है वो हाँ आप जी। हमें सुनाइए। बिल्कुल, अमिताभ भट्टाचार्य जी के लिरिक्स हैं और सलीम सुलेमान जी की कॉम्पोजिशन है। जोनीता गांधी के साथ मैंने ये ड्यूएट किया था, और कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। एक अजनबी की बातों में आए, इतने नादान तो हम नहीं, लेकिन जरा सी नजदीकियों में इतना ज्यादा भी जोखम नहीं। ओहो की करिए मिस्री सी लग दी है गल्ला तेरियां, हाँ है। ओहो तुम भी के तारों सी वजदी है गल्ला तेरियां, हाँ है गल्ला तेरियां। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीतकार और पार्श्व गायक राज पंडित से जी श्याम की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।